बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्विकली शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूँ। उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातें, पार्टी के अंदर के मसाइल, अदालतों में क्या हो रहा है। उसके बाद एक शख्स है जिसने अरशद शरीफ शहीद के नाम पर एक मजमूम हरकत की है। उस शख्स का तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी है। मैं उस शख्स की भी बात करूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से ये लड़ नहीं सकते, सिर्फ बातचीत से मसला हल हो सकता है। ये इमरान खान साहब हमारे मौजूदा हालात, हमारी इस्टाब्लिशमेंट और रियासत के हवाले से बात करते हुए कह रहे हैं। वो कहते हैं मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर ये आते हैं, मुझे सबका पता है, इनकी मर्जी से आते हैं, तो समझ जाएं मेरे पास ये क्यों आते हैं। इमरान खान साहब ने ये गुफ्तगू की। वो ये कहते हैं कि ईद के बाद हर तरफ सड़कें गर्म नजर आएंगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। मैं इनके खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा। मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। ये अदालतें आज़ाद नहीं, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में ये गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे हैं कि मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, इसकी हम एक पूरी सीक्वेंस, एक क्रोनोलॉजी और एक सिलसिलावार चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, और ये हमें आगे भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, इमरान खान साहब के मामलात में इस वक्त हुआ यह है कि तोशाखाना जेल ट्रायल अडियाला जेल में इसकी समाअत कर दी गई है मनसूख। अदालत के अमले ने, इमरान खान साहब के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनको आगाह कर दिया गया है। पहले हम ये देखते थे कि जेल ट्रायल हो रहा है, बहुत क्विकली हो रहा है, धड़ाधड़ रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। आम अदालतों से ज्यादा लंबी मैराथन समातें हो रही हैं, और इमरान खान साहब को फौरी सजा दी जाए, ये काम किया जा रहा था। फिर उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं, ये चौथी बार इस मामले में समात मुलतवी हुई है। मुसलसल समातें मुलतवी हो रही हैं, तारीखें आगे बढ़ाई जा रही हैं, और इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, एक्सेस ना हो, इसको यकीनी बनाने के लिए ये सिस्टम कोशिशें कर रहा है। और चूंकि ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है, इन प्लेस है, तो ये सिस्टम जो है वो इस वक्त इसमें अपनी इन कोशिशों में कामयाब भी हो रहा है। इमरान खान साहब की समातें रोकना, उनका एक्सेस रोकना, उनकी मुलाकातें रोकना, ये तमाम कोशिशें हैं कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू बाहर ना आए, बयानियां ना बने, और ये अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएं। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब का बयानिया लोग बाय करते हैं, उसे तस्लीम करते हैं। इनका बयानिया लोग तस्लीम ही नहीं करते, तो इनका बयानिया बन नहीं सकता। ये उस बुनियादी बात को समझने से कासिर है, क्योंकि ये लोग जिस तरफ साइड ले चुके हैं, लोग उस तरफ से मुंह मोड़ चुके हैं। तो अब ये इनको बुनियादी बात समझ में नहीं आ रही, और इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। पार्टी में क्या हो रहा है, हम पार्टी में देख रहे हैं कि मुसलसल हमें इख्तलाफात के मामलात नजर आ रहे हैं। अडियाला जेल के गेट पर क्या हुआ, बाबर आवान साहब का नाम, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि नहीं, हम डिसिप्लिन चाहते हैं, और बाबर आवान साहब का नाम कैसे शामिल हुआ। बाबर आवान साहब की गाड़ी अंदर चली गई है, कैसे हुआ। क्या अब भी ये हो रहा है। मुझे नहीं पता कि बाबर आवान साहब गैर सियासी ताकतों के नुमाइंदा हैं, अंदर भेजे जाते हैं इमरान खान साहब तक, गलत मालूमात वो पहुंचाएं, कोई और वकील साहब पहुंचाएं, अच्छे बच्चे ग्रुप पार्टी के अंदर है। ये मुझे कैसे मालूम होता है, ये मुझे पार्टी के अपने लोग खुद, मुझे भी दीगर सहाफ़ियों को भी बताते हैं कि पार्टी के अंदर अच्छे बच्चे ग्रुप है जो कहीं और से चल रहा है, उनकी डोरें कोई और हिला रहा है। तो बाबर आवान साहब को अडियाला जेल के गेट पर रोका जाए, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। राजा साहब ने अपना, नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, उज़ैर भंडारी साहब का, फिर उसके बाद नईम हैदर पंजोता साहब का, दीगर लोगों का कहा कि ये मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से। ये सूरत हाल हमने देखी। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया इमरान खान साहब के मामले में, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी अदालत में इमरान खान साहब की बहनें मौजूद थीं, और वहाँ सलमान सफदर साहब को आना था। सलमान सफदर साहब बाद में आए भी, लेकिन जज साहब ने कहा कि उन्हें मौजूद होना चाहिए था, मौजूद नहीं है, इसलिए अब समात ईद के बाद तो ट्रैफिक, सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत एक वकील की, वो चीज़ें जो आम तौर पे अदालत में कंसीडर की जाती हैं जब एक
वकील का, उसका नुमाइंदा आकर, उसका असिस्टेंट आकर अदालत को बता देता है, मुआविन वकील बता देता है कि जज वकील साहब आ रहे हैं, तो अदालतें इंतजार करती हैं। ये हमारे यहाँ की कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन इमरान खान साहब के मामले में कॉमन प्रैक्टिसेस इस वक्त नहीं हो रही और उनके केस की समाअत अब ईद के बाद होगी, ये किया जा रहा है। साथ में आप एक और चीज देखिए कि वो जज साहिबान जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले से मौजूद थे, इमरान खान साहब के केसेस, उनकी जमात के केसेस, लापता लोगों के केसेस, गिरफ्तार लोगों के केसेस, हैबियस के केसेस, वो अब उन जज साहिबान के पास नहीं जा रहे, वो दीगर जज साहिबान के पास जा रहे हैं। ये सिचुएशन हमें नजर आ रही है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि ये जज साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत के अहाते में खड़े होकर गुफ्तगू की और कहा ये शायद लाए इसी मकसद के लिए गए हैं, इसलिए ये जज साहब ये कर रहे हैं। मैं अदालतों के हवाले से आपसे अर्ज करूं, हमारे दोस्त एहतिशाम कियानी साहब, एहतिशाम साहब ने अदालत को रिपोर्ट करते हुए एक चीज लिखी है सोशल मीडिया पर, वो बहुत जरूरी है कि आपके सामने रखी जाए। एहतिशाम कियानी साहब लिखते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जो बनाना मकसूद था वो बनाया जा चुका। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट जिसके जजेस इस्लामाबाद से किसी भी शहरी के लापता होने / उठाए जाने को कतई तौर पर बर्दाश्त ना करते हुए सख्त तरीन ऑर्डर्स जारी करते थे, और वो सख्त अहकामात ऐसे मौसर साबित होते रहे कि लापता शख्स दूसरे दिन भी वापस आ जाता। जस्टिस बाबर सत्तार ने तो शहरियों के उठाए जाने का सिलसिला रोकने के लिए लापता नौजवान की वापसी के बाद भी केस को आगे बढ़ाया कि उन अनासिर तक पहुंचा जा सके जिन्होंने फैजान को लापता किया, और वो केस अभी जेर समाअत है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अब एक सहाफ़ी अहमद नूरानी की स्टोरी पर उसकी फैमिली को हिरासत करके उसके 2 भाइयों को आधी रात को घर से उठा लिया गया, लापता कर दिया गया। लेकिन वो हाईकोर्ट जो ऐसे वाकयात के सामने दीवार की तरह खड़ी नजर आती थी, अब मुकम्मल तौर पर रेत की दीवार बन चुकी है। अब जज साहब महज तारीखें दिए जा रहे हैं और मुकदमे तक दर्ज करने का हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि इसके लिए अपनी मातहत अदालत से रुजू करने की तजवीज दे रहे हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बंदे उठाने के रास्ते में जो एक इदारा रुकावट रह गया था, जिसका थोड़ा बहुत डर मौजूद था, वो भी अब खत्म हो चुका। अब जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं, गैर सियासी ताकतें जो चाहें कर सकती हैं। एहतिशाम कियानी साहब ये बता रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बार बार कहा कि बंदा उठाए जाने के बाद कुछ दिनों बाद जब वापस आ जाता है, और फिर उसके बाद अदालतें बार बार कह चुकी कि वो खुद भी नहीं बताता कि वो कहां था, उसके साथ क्या हुआ था। तो हम क्या देखते हैं कि अदालतें कहती हैं बंदा वापस आ चुका, ये इसकी बाजियाबी के लिए दरखास्त थी, दरखास्त निपटाई जाती है और वहां केस खत्म कर दिया जाता है। मैं आपसे हर बार कहता हूं, ये वो मरहला होता है जहां से केस अदालत को आगे चलाना चाहिए। अदालत कहे कि अब बताओ तुम कहां थे, कौन ले गया था, क्या कहते थे, क्या किसी इदारे की वर्दी में थे, कौन थे, उनका मुतालबा क्या था और तुम्हें उन्होंने क्या किया। लेकिन यह हमारे यहां नहीं होता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में कुछ थोड़ी बहुत हमें रमक जिंदगी की नजर आ रही थी, वो भी खत्म कर दी गई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले बता रहे हैं। फरहान मलिक के केस में क्या हुआ, हम अदालत में मौजूद थे आज, और वहां फरहान मलिक को जब सुबह 9:30 बजे अदालत में पेश किया जाना था, तो FIA हुक्काम फरहान मलिक को कुछ 12:45 बजे के करीब लेकर आए, और फिर उसके बाद जिस अदालत में लाना था उस अदालत में जज साहिबा मौजूद नहीं थी। फिर वहां से लिंक जज के पास लेकर गए। लिंक जज के सामने FIA ने आखिर में एक रिमांड की दरखास्त की, मुस्तरद हुई, फरहान मलिक को जुडिशल कर दिया गया। लेकिन आखिरी इत्तलात आने तक फरहान मलिक साहब को, मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब मजीद किसी और मुकदमे में FIA ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी कोई चीज सामने आ जाए, या शायद जुडिशल बाद में कर दिया जाए। लेकिन फरहान मलिक को अदालत के अहकामात के बावजूद जुडिशल नहीं किया गया था। FIA हुक्काम उन्हें अपने साथ ले गए थे। होना यह चाहिए था कि जब अदालत ने कह दिया, एक कार्रवाई होती है, उसके बाद एक पेपर जारी होता है, उस पेपर के जारी होने के बाद फरहान मलिक को जेल कस्टडी में जाना था। यह नहीं हुआ। जेल कस्टडी में जाते फरहान मलिक की जो दरखास्त है उस पर नोटिस हो चुके थे जुमेरात के लिए, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता, उनकी जमानत होती, और ईद का मौका है। ये जो सिचुएशन है जिसमें फरहान मलिक पहले ही दिन गुजार चुके हैं, इस वक्त कैद के दिन गुजार चुके हैं, और 4.5 महीने की गालिबन तफ्तीश है, जिसमें फरहान मलिक के खिलाफ 5 लाइनों के बाद 6ठी लाइन FIA हुक्काम नहीं दे सके। यानी अब फरहान मलिक रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, रफ्तार यूट्यूब चैनल के जरिए। ये किस कंटेंट की, किस वीडियो की कौन सी लाइन है, कौन से वर्ड्स हैं जहां फरहान मलिक रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ
کسی ریاستی شخصیت کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ FIA حکام اب تک نہیں دے سکے ہیں، اور پورا یوٹیوب چینل انہوں نے بتا دیا کہ یہ ریاست کے خلاف مواد پھیلانے میں مصروف ہے۔ یہ فرحان ملک کے کیس میں ہوا، اور اب ان کو پروڈیوس کرنے کے بعد جب لے کر جانا تھا جیل کسٹڈی تو وہاں سے FIA حکام اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرحان ملک کو اب تک جیل کسٹڈی کر دیا جاتا، لیکن چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں اس طرح سے ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیوں ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ آج ایک اور چیز ہوئی، ایک صاحب ہیں ڈاکٹر عرفان اشرف، یہ غالباً جرنلزم پڑھاتے ہیں، انہوں نے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کے بعد، جس میں اطہر کاظمی نے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے کہا کہ ارشد شریف شہید کے نام پر کوئی ایک ڈپارٹمنٹ منسوب کر دیا جائے، کسی جامعہ کا جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ، اور وہاں جرنلزم پڑھایا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ارشد شریف شہید ایک رول ماڈل ہیں پاکستان میں، صحافیوں میں شاید سب سے بڑا نام ہے گزشتہ کچھ عرصے کا، تو ان سے منسوب کر دیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا موٹیویٹنگ ہوگا۔ تو گنڈاپور صاحب نے کہا زبردست تجویز ہے، پہلے میرے سامنے آئی نہیں، میں یہ کر دیتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں پھر ہم فوری موو کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے یہ کہا تو جو آزاد ڈیجیٹل چینل ہے، جسے مخصوص قوتوں کا اعلی کار کہا جاتا ہے، وہ آزاد ڈیجیٹل چینل جو ہے اس نے ایک انٹرویو پبلش کیا ایک صاحب کا جو ڈاکٹر عرفان اشرف ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے، ارشد شریف شہید سے منسوب کرنا جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو یہ سیاسی فیصلہ ہے، آپ ہمیں ارشد شریف کے نام پر واش روم بنا کر دیں۔ یہ ایک عدد پروفیسر کا کہنا ہے کہ آپ ہمیں ان کے نام پر واش روم بنا کر دیں۔ یہ انتہائی بےہودہ بات کی ڈاکٹر نے، اور آپ یہ پتہ نہیں کس طرح کے ڈاکٹر ہیں، تعلیم ان کا نہیں بگاڑ سکی کچھ، اور انہیں ایک شخص کی، اس کی شہادت کی، اس کی قربانی کی، اس کے جرنلزم کی، اور جتنا بڑا وہ شخص تھا ان میں سے کسی چیز کی بھی اگر تمیز نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو یہ بچوں کو کیا پڑھاتے ہوں گے؟ چاہتا تو میں بھی یہ کہتا کہ آپ واش روم نہ بنائیں، جہاں واش روم میں تشریف رکھی جاتی ہے اور واش روم جانے والا رفع حاجت کرنے کے بعد اپنی بدنی تخلیقی صلاحیتیں باہر نکال دیتا ہے اپنے بدن سے، اس جگہ کا نام ان ڈاکٹر صاحب کے نام پر رکھ دیجئے، ان سے منسوب کر دیجئے، یا ان کا چہرہ وہاں پر لگا دیا جائے۔ چاہتا تو میں بھی یہ کہہ سکتا تھا، لیکن نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کو تمیز نہیں ہے تو باقی لوگوں کو یہ تمیز ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی مذمت کی جائے، کالے چینل کو آپ باقاعدہ طور پر رپورٹ کریں، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے خلاف مطالبہ کریں خیبر پختونخوا حکومت سے کہ ان ڈاکٹر صاحب پر جس طرح جگہ جگہ پیکا لگ رہا ہے، ان ڈاکٹر صاحب پر بھی ایک قانون لگایا جائے، ان ڈاکٹر صاحب کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں، اور ان ڈاکٹر صاحب کو سکھایا جائے کہ وہ شخص جسے پاکستان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ شخص جس سے پاکستان عزت کرتا ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا ہے، اس کی تذلیل کرنا اس قوم کی تذلیل کرنا ہے، اور یہ تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ان ڈاکٹر صاحب کو سکھایا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جتنی لعنتیں سمیٹ رہے ہیں ان کا تو خیر تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو قانوناً سبق سکھانا اب خیبر پختونخوا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری ان کو رپورٹ کرنا، ان کی اس بات کو پھیلانے والے کالے چینل کو رپورٹ کرنا ہے، وہ ہم کر دیں گے، لیکن قانوناً ان کو سبق سکھانا یہ علی امین گنڈاپور کی، فیصل امین گنڈاپور کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سبق سکھائیں کہ ایسی بےہودگی یہ یا ان جیسا کوئی شخص دوبارہ نہ کر سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔